तारों भरे आसमान से 14वीं का गोल मटोल चांद अपनी चांदनी जमीन पर बरसा रहा था। जंगल की तरफ से आने वाले हवा के झोंकों में जंगली फूलों की खुशबू बसी हुई थी। बड़ी ही सुहानी और खूबसूरत रात थी। आज की रात चोलू गांव के लोग मेहमान बनकर खुमा गांव आए हुए थे। 14वीं रात को एक गांव के लोगों का दूसरे गांव मेहमान बनकर जाना आम बात थी और ये दस्तूर बरसों से चला आ रहा था। खाने के बाद लड़कियां एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर झूम झूम कर नाचने लगीं। लड़के उछल कूद और दूसरे खेलों में मसरूफ हो गए। औरतें झोंपड़ियों के सामने बैठ गईं और मर्द झील के किनारे बैठकर बातें करने लगे। अचानक मेहमान गांव के सरदार ने गांव के 2 लड़के जम्मा और चरवा से कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारी बहादुरी के कारनामों की दास्तानें चोलू गांव तक भी पहुंच चुकी हैं। तुमने बड़े हौसले वाले काम सरंजाम दिए हैं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी दलेरी का कोई वाकया तुम्हारी अपनी जबान से सुनूं। हाँ, कोई दिलचस्प वाकया सुनाओ। सब लोग एक साथ बोल उठे। जम्मा ने अलाव में से कुरेद कर एक आलू निकाला और उसे फूंके मारकर ठंडा करते हुए बोला, एक बार मैं और चरवा एक हिरन का पीछा कर रहे थे। हिरन बहुत तेज रफ्तार जानवर होता है, मगर हम उसके खुरों के निशानात के सहारे आगे बढ़ते रहे। आखिर हम एक गांव पहुंचे। वहां के मुखिया ने हमारा शानदार इस्तकबाल किया और खाना भी खिलाया। अजीब बात ये थी कि गांव वाले बहुत सहमे हुए थे और गांव पर उदासी भी छाई हुई थी। जब हमने इसकी वजह पूछी तो मुखिया ने बताया कि पहाड़ के नीचे जंगलों में एक बहुत बड़ी वादी है। गांव वाले इस वादी में कासवा की जड़ें ढूंढने जाया करते हैं, मगर कुछ दिनों से इस वादी में जाने वाले वापस लौट कर नहीं आते। गांव वालों का ख्याल है कि या तो कोई जंगली दरिंदा उन्हें खा जाता है या फिर भूत प्रेत उन्हें पकड़ लेते होंगे। इस खौफ की वजह से अब कोई उस वादी का रुख नहीं करता। वो मौत की वादी है, मगर मुश्किल ये है कि कासवा की जो जड़ें हैं ना, वो उसी वादी में मिलती हैं और वही गांव वालों की खास ग़िज़ा है। इसलिए गांव वाले अक्सर भूखे ही रह जाते हैं। मुखिया ने बताया कि मैं तो खुद परेशान हूँ कि इन गांव वालों के लिए क्या करूँ। मैंने मुखिया से तो नहीं कहा कि भूत प्रेत का तो कोई वजूद नहीं होता। हाँ, अलबत्ता चरवा से जरूर कहा कि हम मौत की वादी में जरूर जाएंगे। चरवा हमेशा की तरह घबरा गया, लेकिन जब मैंने उसे अकेले जाने की धमकी दी तो वो फौरन तैयार हो गया। अगले रोज एक आदमी ने भूख से तंग आकर मौत की वादी में जाने का फैसला कर लिया। मैं और चरवा भी चुपके चुपके उसके पीछे चल पड़े। हमने उसे वादी में उतरते देखा। ढलान पर बहुत से दरख्त और पौधे थे, इसलिए नीचे उतरना ज्यादा मुश्किल नहीं था। आखिर हम उस हसीन वादी में पहुंच गए। वहाँ शफाफ पानी की एक छोटी सी नदी बह रही थी। वहाँ तरह तरह के जानवर और परिंदे भी थे। हम दोनों एक दरख्त पर चढ़कर उस आदमी को देखने लगे। वो आदमी उस वक्त झाड़ियों के पास से गुजर रहा था कि अचानक 4 आदमी झाड़ियों से निकलकर उस पर टूट पड़े। उसने बहुत हाथ पैर मारे, मगर हमलावरों ने उसे रस्सियों से जकड़ा और झाड़ियों में गुम हो गए। हम दोनों ने उनका पीछा करना चाहा, मगर घनी झाड़ियों की वजह से ये मुमकिन न रहा। हम बड़ी उदासी के साथ गांव वापस आ गए। गांव का एक और आदमी कम हो चुका था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में आया। मैंने सोचा कि वो लोग सिर्फ गुलामों को पकड़ने वाले होंगे, उनकी तादाद भी कम होगी, इसीलिए गांव पर हमला करने की बजाय चोरी छुपे लोगों पर हमला करते हैं। उनका पता लगाने के लिए हमें एक चाल चलनी होगी। मैंने जहन में एक मंसूबा बनाया और पूरी बात चरवा को बता दी। अगले दिन मैंने अपना भाला उठाया, एक रस्सी और चाकू लेकर चरवा के साथ वादी की तरफ चल पड़ा। गांव वाले ये समझे कि हम शिकार खेलने जा रहे हैं। वादी में उतरने से पहले मैंने चरवा के दोनों हाथ रस्सी से उसकी कमर के पीछे बांध दिए और उसकी कमर से भाले की नोक लगाकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब हम झाड़ियों के पास से गुजरे तो वही 4 आदमी झाड़ियों से निकलकर अचानक हमारे सामने आ गए। उनमें से एक ने पूछा, ये तुम कहाँ ले जा रहे हो इसे? कौन हो तुम? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, देखते नहीं, गुलाम पकड़ने वाला हूँ। मैं एक गांव के बारे में जानता हूँ जिसमें इस जैसे सैकड़ों जवान हैं। वो मंडी में महंगे बिकेंगे, मगर चूंकि मैं अकेला हूँ इसलिए एक वक्त में एक ही गुलाम पकड़ता हूँ। उन्होंने चरवा के मजबूत जिस्म को देखा तो उनके मुंह में पानी भर आया। वो कहने लगे, लड़के, तेरी उम्र अभी इतनी नहीं कि तू गुलाम पकड़े। हमारे साथ मिलकर काम कर और वो गांव हमें बता दे। हम ऐसे बहुत सारे जवान पकड़ लेंगे और हमारे साथ तू भी अमीर हो जाएगा। देख, हम कुल 5 साथी हैं। हम में से 4 गुलाम पकड़ते हैं और 5वां इनकी निगरानी करता है। तू ऐसा कर
कि हमारा छठा साथी बन जा। मैं राजी हो गया। वो हमें लेकर एक खुफिया जगह पहुंचे जहां एक झोंपड़ी में 8 गुलाम पड़े थे। उनका 5वां साथी पहरा दे रहा था। उन्होंने हमें बताया, जैसे ही हम 10 गुलाम पकड़ लेंगे फौरन मंडी का रुख करेंगे। मैंने चरवाक को भी झोंपड़ी के अंदर धकेल दिया। पांचों बहुत खुश थे और पता है उन्होंने भुने हुए हिरन से मेरी तवाज़ो भी की। फिर वो मुझे बताने लगे कि वो किस तरह वादी में आने वाले लोगों को पकड़ते हैं। वो ये बात नहीं जानते थे कि चरवा के हाथों पर जो रस्सी बंधी है उसकी गांठें बहुत ढीली हैं और उसके पास चाकू भी है। गुलामों के लिए जो झोंपड़ी थी उसके बाहर ही वो सब सोते थे। थोड़ी देर बाद वो चारों खराटे लेने लगे और पहरेदारी करने वाला जो 5वां आदमी था वो भी सो गया। मैंने सबसे पहले उनके भाले उठाए और दबे पांव चलता हुआ झोंपड़ी के पीछे चला गया। मैंने भालों को झोंपड़ी के अंदर सरका दिया। इतनी देर में चरवा अपनी रस्सी खोलकर वहां बंधे हुए तमाम गुलामों की रस्सियां खोल चुका था। उनके पास भाले भी आ गए थे। वो सब बाहर निकले और अचानक ही उन 5 पर टूट पड़े और जरा सी देर में उन सबको रस्सियों से बांध दिया। जब हम 8 गांव वालों और 5 पकड़ने वालों को लेकर गांव पहुंचे तो वहां खुशी की लहर दौड़ गई। हमें लोगों ने कंधों पर बिठाकर रक्स किया और हमारी खूब खातिर तवाज़ो की। वो चाहते थे कि हम उनके गांव ही में रहें, मगर हम उनके साथ 4 दिन तक जश्न मनाने के बाद वापस लौट आए। जम्मा ने दास्तान खत्म की। लोग प्यार और रश्क भरी नजरों से इन दोनों बहादुर लड़कों की जानिब देख रहे थे। चांदनी रात और हसीन हो गई थी। दूर जंगल में दरिंदों की आवाजें गूंज रही थीं। अलाव की आग ठंडी हो चुकी थी।